गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लासेस में। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे बच्चों टेंसेस, और टेंसेस में हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की हम डेफिनेशन देख रहे थे। ठीक है बच्चों, आ जाओ फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ओके। तो फ्यूचर टेंस हमारा होता है बच्चों जो टेंस ऐसे एक्शंस को डिनोट करे ऐसे एक्शंस को डिनोट करे which are going to take place in future, which are going to take place in future। क्लियर है बच्चों? ऐसे एक्शंस को डिनोट करना जो एक्शंस हमारा फ्यूचर यानी कि भविष्य में होने वाले हैं उनको कहते हैं बच्चों हम फ्यूचर टेंस। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। हमने इतना डिस्कस किया था कल कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, टाइड जो होती है जैसे कि लहरें, समुद्र की लहरें और वक्त किसी का वेट नहीं करते। तो ये एक बहुत ही फेमस कहावत है, उसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। सो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड अ फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, वो पीरियड ऑफ टाइम जो किसे फॉलो करेगा, जब हम कोई बात कह रहे हैं या किसी एक्शन को कर रहे हैं उसके बाद आने वाला जितना भी हमारा वक्त है वो हमारा बच्चों फ्यूचर टेंस है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, हम अभी अपना लेक्चर ले रहे हैं क्लास 10th का टेंसेस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आपका ये लेक्चर ओवर हो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद आपका कोई और लेक्चर होगा, उसके बाद कोई आपकी और क्लास होगी और पूरा दिन में आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। तो बट वी डोंट नो कि वो क्या होने वाले हैं। तो वो सारी चीजें बच्चों आ जाती है हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि फ्यूचर इज अननोन। फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। स्टिल वी प्लान कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट फ्यूचर इज नॉट इन आवर हैंड और हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। सो ऐसी कोई भी मोमेंट जो हम बात कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट के बाद जितना भी समय है वो सारा का सारा हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। क्लियर है बच्चों? सो दिस वाज द डेफिनेशन। एग्जांपल से समझिए, शी विल राइट अ लेटर। वह पत्र लिखेगी। ठीक है, तो जिस वक्त ये सेंटेंस बोला जा रहा है दैट शी विल राइट अ लेटर, वो जो लेटर लिखेगी जिस वक्त ये बोला गया उसके तो बाद में ही लिखेगी, उससे पहले भी नहीं लिखा है उसने वो पत्र और ना अभी लिख रही है। लिखेगी तो इन फ्यूचर ही लिखेगी। ठीक है बच्चों, दैट्स व्हाई वी से कि ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो फॉलो करेगा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जब हम इस सेंटेंस को या तो बोल के बता रहे हैं या फिर लिख के बता रहे हैं। तो इफ आई एम राइटिंग दैट शी विल राइट अ लेटर, तो लेटर वो मेरे लिखने के या कहने के बाद ही लिखेगी, उससे पहले नहीं उसने लिखा है वो लेटर और ना वो उस वक्त लिख रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे आते हैं बच्चों फ्यूचर टेंस के अंदर। ओके, एक बार फिर से फ्लो चार्ट को देखते हैं। टेंसेस हमारा टॉपिक था काल। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पे ना फिर से एक बार रिकैप करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है आपका, ताकि सारा रिवीजन हो जाए यहीं पे। टेंस हमने पढ़ा काल। काल के हमने तीन टाइप पढ़े बच्चों, पास्ट, प्रेजेंट और थर्ड फ्यूचर। ठीक है बच्चों,
जैसे हम फ्यूचर का भी पढ़ने वाले हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपने एक नोटिस किया एक बात, मैंने अभी क्या कहा, हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ये हम पढ़ने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू स्टडी या वी विल स्टडी, तो ये सेंटेंस भी फ्यूचर का ही, फ्यूचर में होने वाले एक्शन को ही डिनोट करता है। तो ये फ्यूचर टेंस का ही सेंटेंस हो गया बच्चों। ठीक है, देखो, तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं ना, अब आप लोग टेंसेज अगर पढ़ लेंगे तो आप कभी भी बात करते हुए या आपसी बोलचाल में आप नोटिस करना इस बात को कि हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उन सेंट या जितनी भी हम बात करते हैं पूरा दिन भर, उनमें से कितने सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं, कितने सेंटेंसेस प्रेजेंट के होते हैं और कितने सेंटेंसेस हम फ्यूचर के यूज करते हैं। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। क्या आप प्रेजेंट में रहते हैं? अगर जो इंसान प्रेजेंट की ही बात कर रहा है तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि वो इंसान प्रेजेंट में ज्यादा रहता है। और जो पास्ट की बातें ज्यादा करता है जो इंसान, तो उससे पता चलता है कि वो इंसान पास्ट में ज्यादा रहता है। और जो फ्यूचर की बातें करता है कि मैं कल ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, मैं ये कल करूंगा, मैं ये परसों करूंगा, तो वो इंसान मोस्टली फ्यूचर में ही रह रहा है। ठीक है, तो आप इससे अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से प्रैक्टिस है बच्चों। अब आप जब भी बात करें तो सबकॉन्शियसली माइंड में ये सोचें कि जो जो मैं सेंटेंसेस यूज करता हूँ उसमें से कितने सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं, कितने सेंटेंसेस फ्यूचर के होते हैं और कितने सेंटेंसेस मैं प्रेजेंट के यूज करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक टास्क दिया है। देखो, जैसे हम फ्यूचर के 4 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार से बच्चों हम प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। याद है ना बच्चों? सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट है, उसी तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। और जिस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसी तरीके से हमने बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रिवीजन हो रहा है ना बच्चों? पुरानी चीजें याद हो रही हैं? तो पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए चलना है, तभी वो सारा चीज याद रहेगा, वरना आप बिना रिवीजन के वो सब भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, मैं आपको पास्ट भी रिवाइज करवाता हूँ। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट था तो हमने सिंपल पास्ट भी पढ़ा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा था। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इन्हीं सब के अंदर बच्चों क्या पढ़ा था, और 4 टाइप के रूल्स भी हमने बच्चों पढ़े थे। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से रूल्स थे वो। फर्स्ट रूल पढ़ते थे बच्चों हम, अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव या कह सकते हैं असर्टिव। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव। दूसरा रूल था बच्चों हमारा नेगेटिव। अफर्टिव अफर्मेटिव असर्टिव में बच्चों हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते थे। नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों हम नॉट का यूज करते हैं। थर्ड आता था बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से थे बच्चों? हमारे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में हम अपने सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। फिर फोर्थ होता था बच्चों हमारा, द फोर्थ वन वी हैव नेगेटिव
interrogative sentence. In case you remember this, we have negative interrogative sentence. क्लियर है बच्चों? इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना फ्यूचर टेंस की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर, हमारा फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। Let's see the definition. What the definition says: this tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। ये टेंस हमें बताता है ऐसे एक्शन के बारे में विच हैज नॉट अकर्ड येट। ऐसा कोई एक्शन जो अभी तक नहीं हुआ है। एक्शन मतलब बच्चों कोई काम, हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो अभी नहीं हो रखा है। ठीक है। एंड विल अकर आफ्टर सेइंग, और जब मैं काम को कहूंगा कि मैं ये काम करूंगा, ये काम उसी के बाद ही होगा। उससे पहले ये काम नहीं हो रखा और अभी भी ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है। और इन फ्यूचर, वही एक ही बात है कि मेरे कहने के बाद ही ये काम होगा या फिर ये काम भविष्य में होगा। ठीक है बच्चों, आपके साथ भी ये होता होगा। ठीक है, जब तक आपके टीचर्स आप लोगों को बार बार डांट के या फिर स्ट्रिक्टली नहीं बोलते कि बच्चों ये होमवर्क करके लाना, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी या फिर तुम्हें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, तब तक आप लोग वो काम नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिलेट कर पा रहे हैं कुछ फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम अभी, सिंपल फ्यूचर, तो कुछ रिलेट हुआ। ठीक है, इसका रूल देख लेते हैं बच्चों। सिंपल फ्यूचर का रूल क्या कहता है? हमें यहाँ यूज करना है विल, शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, फ्यूचर टेंस में हम बच्चों हमेशा यूज करते हैं विल और शैल का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। लेट्स रीड। हाँ बच्चों, अब हमें ये देखना है कि विल और शैल में से हम किसका यूज करेंगे। क्या हमें विल का यूज करना है, कहाँ हमें शैल का यूज करना है, तो इस बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। ठीक है, इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब, ये जो शैल और विल है बच्चों, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एक होता है बच्चों हमारा वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब यानी कि बच्चों हमारी क्रिया, और वर्ब को सहायता देने वाले शब्द हमारे आ जाते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब के अंदर, यानी कि सहायक क्रिया हम कह सकते हैं एक तरीके से। जो शब्द क्रिया को भी सहायता दें उन्हें कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। ना क्लियर है? ठीक है, तो जो ये विल शैल है बच्चों हमारा, ये विल और ये शैल हमारा क्या है? ये हमारा बच्चों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। याद रहेगा इतना? दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब बच्चों। क्लियर है इतना? ओके। हेल्पिंग वर्ब शेल इज यूज्ड विद आई एन बी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके फ्यूचर में हमेशा काम आएगी। कि जो ये हेल्पिंग वर्ब शेल है उसको बच्चों हमेशा हमेशा, हमेशा से मेरा मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी होते हैं बच्चों जहाँ पे कि हम यूज नहीं करते। तो ठीक है, हमेशा ये भी नहीं कि सर ने बोल दिया कि शेल का यूज हमेशा आई और वी के साथ होगा, तो जहां भी आ रहा है बस आप शेल ही लगाते चल रहे हैं आई और वी के साथ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, बट देयर आर फ्यू सिचुएशंस एंड फ्यू सेंटेंसेस वेयर वी डोंट यूज शेल। वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि कहाँ हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई एंड वी के साथ हम शेल का मोस्टली यूज करते हैं। तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए कि भाई शेल का यूज सर ने बताया है कि आई और वी के साथ हम मोस्टली, ये भी लिख देता हूं, मोस्टली, मोस्टली का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट केसेस में, हमेशा नहीं। मैंने यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? मोस्टली, ज्यादातर, ज्यादातर हम यूज शेल का करते हैं आई और वी के साथ, बट नॉट इन ऑल द केसेस। और वो केसेस क्या है वो हम
अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे कह रहा है जो हेल्पिंग वर्ब विल है बच्चों हमारा इज यूज्ड विद ऑल अदर्स। देखो, अगर शेल हमारा आई और बी के साथ यूज हो जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब विल बचा वो बाकी सारे के सारे वर्ब्स के साथ यूज होगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। ओके, क्लियर है इतना? When you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will shall is reverse। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। When you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will shall is reverse। है, समझिए इस लाइन को। जब भी बच्चों हम कभी भी अगर कोई कमिटमेंट करते हैं या फिर किसी सामने वाले इंसान को वार्न करते हैं या फिर किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, तो जो हमने अभी तक पढ़ा ऊपर कि शेल का यूज आई और वी के साथ होगा और बाकी सब जगह विल का यूज होगा, ये चीज रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होके क्या बन जाती है कि विल का यूज होता है आई और वी के साथ और बाकी सब जगह शेल यूज हो जाता है। ठीक है, समझिए आप इस बात को, फिर से समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि हम जो शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज आई और वी के साथ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है बच्चों, बट हम विल का यूज करते हैं जितने भी बाकी हमारे उस आई और वी को छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट आएगा उन सबके साथ विल यूज होगा। जैसे दे विल, इस तरीके से, है ना, शी विल। बट आई और वी के साथ हम यूज करेंगे बच्चों शेल, आई शैल एंड वी शैल। ये था बच्चों हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस की कहानी। बट देर आर फ्यू केसेस बच्चों जहां पे क्या हो जाता है, ये कहानी रिवर्स हो जाती है। आई और वी के साथ यूज हो जाता है विल और बाकी सबके साथ यूज हो जाता है शेल। तो वो केसेस क्या हैं वो हमने बस अपने माइंड में रखने हैं, उनको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो वो केसेस हैं बच्चों, एक तो जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं, दूसरा जब हम किसी को वार्न करते हैं, तीसरा जब हम किसी पे एम्फेसाइज करते हैं। अब इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग से समझें। कमिटमेंट क्या होता है बच्चों? कमिटमेंट जब आप एक तरीके से किसी को प्रॉमिस करते हैं या खुद को करते हैं कि आप किसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे या वो काम करके ही रहेंगे, दैट इज कॉल्ड आवर कमिटमेंट। ठीक है, फिर आता है बच्चों वार्निंग। वार्निंग क्या होती है बच्चों? जब हम किसी को बताते हैं कि ऐसा मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा या फिर इस काम को करने में खतरा है, तो वो क्या होता है बच्चों? वो एक वार्निंग होती है। ठीक है, जैसे कि आपको क्लास में टीचर्स भी वार्निंग देते हैं जब आप होमवर्क नहीं करते, तो आपको बोलते हैं कि ये तुम्हारी वार्निंग है, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, अगली बार से अगर होमवर्क करके नहीं आए तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो क्या थी बच्चों? एक वार्निंग, जिसे हम कहते हैं चेतावनी। ठीक है, तो वार्निंग। तीसरा है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब होता है बच्चों जोर देके या बल देके किसी बात को कहना। ठीक है? जैसे कि क्लास में कई बार मैं भी करता हूँ, आपने देखा होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो आई एक्सप्लेन, बट अगर बीच में कोई इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट टर्म आता है तो मैं क्या कहता हूँ, उस बात को थोड़ा जोर देके या फिर एम्फेसाइज करके आप लोगों को कहता हूँ कि बच्चों इसको याद जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एम्फेसिस या एम्फेसाइज करना, किसी को जोर देके या किसी को बल देके उस बात को कहना कि भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो एम्फेसाइज करना। ठीक, तो जब कभी भी हम सेंटेंसेस में या तो कमिटमेंट करते हैं या वार्निंग देते हैं या फिर किसी बात को एम्फेसाइज करके कहते हैं, तो वहां बच्चों जो हमारा यूज है विल शेल का वो रिवर्स हो जाता है। आई और वी के साथ हम यूज करने लगते हैं विल का और बाकी सब जगह हमारा शेल यूज हो जाता है। तो इतना नोट डाउन कीजिए बच्चों जो अभी तक बताया।
ठीक है बच्चों, इतना नोट किया आपने? ओके, आगे बढ़ते हैं। विल शेल का यूज हमने देखा कि कहाँ विल शेल का यूज होगा। मोस्ट केसेस में आई और वी के साथ हम शेल यूज करेंगे और बाकी सब जगह विल यूज करेंगे। लेकिन जब बात होगी कमिटमेंट की या वार्निंग की या किसी सेंटेंस को या किसी चीज को एम्फेसाइज करने की, तो ये जो यूज है वो रिवर्स हो जाएगा और आई और वी के साथ विल यूज होने लगेगा और बाकी सब जगह शेल यूज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। इन जनरल स्पीकिंग, in general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all. अब जब बात होती है बच्चों जनरल स्पीकिंग की, जनरल स्पीकिंग मतलब आम तौर की बोलचाल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम इतना नहीं सोचते कि हम विल का यूज करना है, शैल का यूज करना है। हम मोस्टली विल का ही यूज करते हैं हर जगह। देखो कहा है ना, विल इज यूज विद ऑल, हर जगह हम विल यूज करते हैं, शैल बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, जब कोई हम फॉर्मल बात कर रहे हैं या किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है तब हम वहां थोड़ा देखेंगे कि भाई आई और वी के साथ शैल यूज करना है और बाकी सब जगह हमें विल यूज करना है। ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर हम नॉर्मल बोलचाल कर रहे हैं, अपनी दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं या फिर रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं, तो हम हर जगह विल का ही यूज कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहां आपकी ग्रामर चेक की जा रही है वहां पे आपको थोड़ा यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू थिंक दैट अगर मैं आई और वी यूज करता हूं तो आई विल यूज शैल और बाकी जगह तो आप विल यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी और केयरफुल रहना है कि अगर आप कमिटमेंट दे रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं या फिर किसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं तो इसी यूज को रिवर्स कर देना, आई और वी के साथ विल यूज कर देना और बाकी सब जगह दूसरी जगह पे शेल लगा देना। ठीक है, इतना याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो ये विल शेल का यूज है ना, हमें जो हम आगे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, हमने अगर सिंपल पास्ट लिया है तो हम सिंपल पास्ट के 4 रूल पढ़ते हैं। इतना तो आप अभी तक फेमिलियर हो चुके होंगे हमारे टीचिंग पैटर्न से। ठीक है, अब हम कौन कौन से 4 रूल पढ़ने वाले हैं? असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। पहला आएगा पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसे कि हम अभी तक असर्टिव भी कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों आप ना। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और असर्टिव भी बोल सकते हैं। ऑल आर सेम। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, आइए रूल देखते हैं इसका। रूल कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शेल, वो डिपेंड करेगा, हमने अभी पढ़ा कि हम विल लगाते हैं या शेल लगाते हैं। ठीक है, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, इसको समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। शी विल राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा था कि मोस्टली हम विल का यूज करते हैं, तो हमने शी के साथ विल लगाया। शी विल राइट, शी विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड देन फुल स्टॉप। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर आ जाइए इसी के नेगेटिव सेंटेंस में। अब मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखा चुका हूं बच्चों कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस की ओर कैसे जाना है, कैसे कन्वर्ट करना है। सो इट्स योर टास्क टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, आप मुझे खुद से करके बताइए बच्चों, असर्टिव से नेगेटिव की तरफ कैसे जाएंगे। सेंटेंस क्या था? शी विल राइट अ लेटर। तो अगर मुझे नेगेटिव में जाना है तो मुझे आई डोंट हैव टू डू मच, आई जस्ट हैव टू पुट अ नॉट इन इट एंड शी विल नॉट राइट अ लेटर। हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है इतना? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, शी विल नॉट राइट अ लेटर। क्लियर है? अब इसी से मैंने आपको इंटेरोगेटिव बनाना सिखाया था बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हमारा विल शैल आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो रूल देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव का, विल शैल पहले आ गया,
सब्जेक्ट हमारा बाद में चला गया, बाकी सबका सब सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में बच्चों ये हमें ध्यान रखना है कि हमें फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, सेंटेंस देखिए इसका, अगर एसर्टिव का सेंटेंस था शी विल राइट अ लेटर, तो बस क्या करना है, विल को आगे ले आओ और शी को पीछे रख दो, तो विल शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। इजी था बच्चों। वॉज देयर एनी डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी नहीं है, सब समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी से आप मुझे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना के दिखाइए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है बच्चों हमारा? यस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक नॉट और लग जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस था विल शी राइट अ लेटर, तो वो क्या बन जाएगा, विल शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो देखो रूल देखो इसका, विल शैल सब्जेक्ट, फिर एक नॉट लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, and your sentence will become will she not write a letter, question mark। क्लियर है बच्चों? ओके, तो नोट करेंगे। इतना नोट डाउन कर लिया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर टेंस के सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट टाइप हम क्लियर कर चुके हैं, सिंपल फ्यूचर, एंड नेक्स्ट वन इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए डेफिनेशन समझते हैं बच्चों इसकी। It is used to express an ongoing or continued action in future। ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि फ्यूचर में चलेगा और कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। एग्जांपल से समझो बच्चों इसको, he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock। मतलब वो कल टेम्पल में यानी कि मंदिर में स्वीट्स मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, कल करेगा ना, और कब करेगा, 12 o'clock, 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कब, टुमारो। तो बच्चों ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसेस है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ये आपका टेम्पल है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं हमारा, ठीक है, ये सब बैठे हुए हैं लाइन में, सीक्वेंस में बैठते हैं ना बच्चों, जब मंदिर में कोई भंडारा होता है, ने भंडारा रखा है, अब वो आया, ठीक है, वो इंसान आया और वो स्वीट्स सभी को, जो भी लाइन में बैठे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। तो ऐसा होगा क्या कि वो आया 12 o'clock पे और जस्ट 12 o'clock पे इनके सामने स्वीट्स रख के चला गया और बोला कि तुम खुद से ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या ऐसा होता है बच्चों? ऐसा तो नहीं होता ना। हम कहीं जाते हैं, ठीक है, हम कोई काम करते हैं, तो हमें उस काम को करने में, भले ही वो काम फ्यूचर का है, पर उस काम को करने में हमें थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, थोड़ा समय लगता है, तो उसे भी ये स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है वो जाएगा, स्वीट्स रख देगा और निकल जाएगा वहां से, हो गया मेरा काम, 12 बजे पहुंचा, स्वीट्स रखी, चलो अब, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वो अगर 12 बजे वहां पे पहुंचा है टेम्पल में, मंदिर में, वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा, तो हो सकता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते करते 12 से 12:30 हो जाए, 12:30 हो जाए, ठीक है, या फिर 1 o'clock हो जाए, ठीक है। कितना भी टाइम लग सकता है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्वीट्स ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो बहुत ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, स्वीट्स कम है तो कम टाइम लगेगा, पर टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ देर के लिए वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्शन शुरू हुआ और वहीं फिनिश हो गया, नहीं, वो एक्शन कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। कोई कॉन्टिन्यू होने वाला एक्शन जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यू रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों अपना
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने एग्जांपल देख के समझ लिया। ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल एट 12 o'clock टुमारो। क्लियर है इतना? इतना नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने डेफिनेशन समझी, एग्जांपल देख के समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around the time in future। वही बात कहना चाह रहा है कि हम ऐसे किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, वो एक्शन जो फ्यूचर में कुछ देर के लिए जारी रहेगा। ठीक है, ये काम फ्यूचर में शुरू होगा, ठीक है, और कुछ देर तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि काम शुरू हुआ और खत्म हो गया। काम शुरू हुआ, कुछ इंटरवल के लिए वो काम चलेगा और फिर वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं इसके रूल्स को। ठीक है, इसका रूल कहता है विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, विल शैल यूज होगा, वो हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही कि कहाँ विल यूज होगा और कहाँ शैल यूज होगा, वो हमें देख के समझना है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बच्चों बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, अब इस रूल को हम अलग अलग केसेस में या फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में समझते हैं। फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस यानी कि पहला हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, आइए समझिए। पॉजिटिव में रूल क्या बन जाता है बच्चों? सब्जेक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग विल शैल लगा, रूल कह रहा है बी लगाना है, बी लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इसका सेंटेंस देखिए। शी विल बी राइटिंग अ लेटर। मैंने क्या कहा था, हम मोस्टली विल यूज करेंगे, तो शी के साथ हमने विल लगाया, फिर बी आता है हमारा, शी विल बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। क्लियर बच्चों? शी विल बी राइटिंग अ लेटर, मतलब वो पत्र लिखेगी। वो फ्यूचर में जाके ये काम होने वाला है, वो पत्र लिखने वाली है, लेटर लिखने वाली है। पर जब वो उस लेटर को लिखेगी तो ऐसा तो नहीं है कि उसने पेज निकाला, पेंसिल निकाली और लेटर तुरंत लिख दिया। ठीक है, उसको उस लेटर को लिखने में कुछ वक्त लगेगा और थोड़ी देर के लिए वो काम उसका जारी रहेगा। तो इसलिए बच्चों, जो काम फ्यूचर होने वाला हो फ्यूचर में और कुछ वक्त के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी रहे, उसे हम कहते हैं बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है बच्चों इतना? नोट करेंगे। इसी को बच्चों नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमें जब हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो देन वी पुट अ वी इंसर्ट अ नॉट इन द सेंटेंस। देखिए, इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो हम अगर इसको नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या कह देंगे? सिंपल, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, हमारा नेगेटिव भी हो गया। और अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो बच्चों मैं क्या कर दूंगा? जैसे हम पहले से भी करते आए हैं, हमारे पीछे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हमने किया, सेम वही हमें फ्यूचर टेंस में भी ये काम करना है। शी विल बी राइटिंग अ लेटर करके हम विल को और शी की प्लेसेस को बच्चों इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, विल की जगह शी ले आएंगे और शी की जगह विल ले आएंगे। ठीक है, तो विल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे और शी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। करो इसकी प्लेस चेंज करो, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। क्योंकि बच्चों मैंने बताया आपको कि अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तो उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे, देन व्हाट वी विल डू इज दैट बाकी सब
इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह सेम रहेगा, जस्ट वी हैव टू इंसर्ट दिस नॉट इन द सेंटेंस। ओके, रूल देखो बच्चों इसका, विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन एंड देन ऑब्जेक्ट एंड योर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में इसको देखो, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, ये क्या बन जाएगा, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर है इतना, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ये हमारा हो जाएगा बच्चों नेगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंस। क्लियर है इतना, यहां तक नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस, जो बताता है फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस में हम पढ़ चुके हैं बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा रह गया बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।